पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने जा रहा है और हमारी भारतीय टीम बुरी तरह से पाकिस्तान को रौंदने जा रही है। आप कहते हैं कि जब जेब कतरे को आपकी जेब काटनी होती है तो पहले आपका ध्यान भटकाता है और फिर आपकी जेब काट लेता है। इसी तरह इस सरकार ने किया है। आपको धर्म की अफीम सुंघा करके, आपको नफरत की अफीम सुंघा करके, आपके आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि कफन तक पर टैक्स लगा दिया है और आपको पता तक नहीं है। लोगों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। नरकटियागंज और उसके आसपास के साथियों, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। दिल्ली से अगर 1000 किलोमीटर दूर चल करके आपके बीच में लंबा सा सफर तय करके अगर हम लोग यहां आज बैठे हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष आपके अखिलेश जी अपने तमाम कार्यक्रम छोड़ करके इस कार्यक्रम में बैठे हैं और आपको जागरूक करने के लिए संविधान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो इसका मकसद और इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। मैं चंपारण की धरती पर खड़ा हूं। पूरी दुनिया में जब भी चंपारण का नाम आता है तो पूरी दुनिया बड़े अदब से इस इलाके को सर झुका के यह कहती है कि यह वो सरजमीन है जहां कभी महात्मा गांधी जी ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया और यहां से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। मैं उस धरती पर खड़ा हूं। आपसे अगले 2, 3, 4, 5 मिनट जरूरी गुफ्तगू करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं भाई अखिलेश जी को बधाई दूंगा। परिवार के मुखिया का जैसा भाषण होना चाहिए, परिवार के बड़े व्यक्ति का जैसा दिशा निर्देशन होना चाहिए, वो आज आपके भाषण में मुझे दिखाई पड़ा और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजाएं आज के उनके इस संबोधन के लिए। घर की दीवार में खुद तुमने किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। जिस धरती को कभी महात्मा गांधी ने चुना अपनी कर्मभूमि बनाने के लिए, अगर आज वहां पर नफरत वाली ताकतें मजबूत होकर के बैठी हैं, तो हमें अपने गिरेबान में झांकना तो पड़ेगा। मुझे याद है, मैं पिछले विधानसभा चुनाव में यहां चुनाव प्रचार में आया था अध्यक्ष जी, मंच टूट गया था, ये शायद यही विधानसभा है, मुझे याद रह गया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस दिन हम एक यूनिट बनके, एक ताकत बनके लड़ें तो नफरत इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो हमें हरा सके। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत हमेशा हार जाती है, नफरत जीत क्यों रही है? क्योंकि नफरत कलेक्टिव होकर के, एकजुट होकर के कोशिश कर रही है और मोहब्बत के जो अलंबरदार हैं, जो मोहब्बत के पैरोकार हैं, वो अपनी अपनी दुनिया में मुट्ठी भर लोगों को लेकर के मगन हैं, खुश हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया हम ही से चल रही है, हम आगे नहीं आएंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता, और इस चक्कर में एक एक करके सब हारे हुए, थके हुए अपने घरों में बैठे हैं। मैं आज नरकटियागंज में खड़ा होकर के, पश्चिमी चंपारण में खड़ा होकर के, बेतिया में खड़ा होकर, बगहा में खड़ा होकर के आप सारे लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि आने वाले चुनाव या जो गुजरा चुनाव था वो सिर्फ सांसद और विधायक बनने बिगाड़ने का चुनाव है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। खतरा बहुत बड़ा है। देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों का जो अंतिम सच है वो यही है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से नफरत करते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे मेरठ ला करके मुंबई से चुनाव लड़ाए गए और मौजूदा सांसद अरुण गोविल हो, नारा क्या था? हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे।
आपने अपने कानों से सुना है इस नारे को। वो तो भला हो भारत की जनता का कि उसने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे ला करके ऐसा पटका कि न ये नारा भूले, बल्कि संविधान को सरमाथे लगाते हुए संविधान जिंदाबाद और संविधान को लेकर के पूरे देश में बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये आपकी और पूरे देश की संविधान के प्रति जो मोहब्बत है उसका परिणाम था। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि पिछले दिनों अखिलेश भाई और हम दोनों लोग राज्यसभा में बैठे थे। देश के गृह मंत्री भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते उन्होंने एक बात कही कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतनी बार विपक्ष वाले भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। यह एक अहंकार की भाषा थी जिसका पूरी कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ वहां विरोध किया और विरोध करने के बाद संसद के बाहर संसद परिसर में भी विरोध किया और उसका परिणाम यह रहा कि देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ी, देश के प्रधानमंत्री को एक दिन में 5-6 ट्वीट करने पड़े। यह रहा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की ताकत का असर। लेकिन यह बात उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल आई है। इसके पीछे जो एक पूरी सोच है उस सोच को समझना पड़ेगा। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। उनके इरादे खतरनाक हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम पूरा तंत्र उनके साथ है, इसलिए बहुत सारी जगहों पे सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। इसलिए हमारा आपका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। यहां मंच पर सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारी और नेता बैठे हैं। मेरा मानना है कि मंच पर मौजूद लोग ही अगर आज से एकजुट होकर के ये सोच लें कि हमें नफरत वाली ताकतों के खिलाफ आज से लड़ाई शुरू करनी है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम सिर्फ चुनावी टाइम में चुनाव लड़ते हैं, जब टिकट मांगने का मौका आता है तब हम नई सदरी और नया कुर्ता पजामा निकालते हैं। सही है कि नहीं? चुनाव पूरे 5 साल लड़ना पड़ेगा, नफरत के खिलाफ पूरे 5 साल लड़ना पड़ेगा। वो नफरत को फैलाने के इतने असंख्य हथियार हैं उनके पास। हम आप यहां भाषण कर रहे हैं, उनका पूरा एक आईटी सेल बैठा है। आपके कौन से बयान को कहां काट करके कहां पहुंचा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस देश में तकरीबन